नमस्ते भारत, स्वागत है आपका द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट शो में। केयर टेकर एक्सटीरियर एंड इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ द एके टॉक के आपने काफी पॉडकास्ट देखे। आज हमारे साथ अब्दुल कादरी, जो है केयर टेकर एक्सटीरियर कंपनी के डायरेक्टर, आज हमारे साथ वो आ चुके हैं और उनकी तरफ से सुनते हैं कि रिसेंट उनका एक्सपीरियंस कैसा है और बॉम्बे में, मुंबई में जो बड़े बड़े टॉर्स होते हैं उनके लिए रिपेयरिंग के लिए क्या स्ट्रगल रहता है, उसके बारे में हम उनकी तरफ से हम जानते हैं कि एग्जैक्टली बिल्डिंग में क्या चैलेंजेस आते हैं। तो आज हमारे साथ है अब्दुल कादरी। The AK Talks. अब्दुल जी नमस्ते। नमस्ते। कैसा लग रहा है आपको द एके टॉक की हिंदी पॉडकास्ट शो में? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आ रहा हूँ कोई एक पॉडकास्ट के लिए। Okay. और ये आपका सेटअप बहुत अच्छा किया है आपने। ओके। एंड देखिए आपके साथ एक्सपीरियंस टॉक के अंदर कैसा होता है। एग्जैक्टली, मतलब आपके तरफ से मैं सुन रहा हूँ कि ये सेटअप काफी अच्छा है बिकॉज यू आर एन प्रोफेशनल इंजीनियर एंड यू आर हैंडलिंग वन ऑफ द बेस्ट एंड फेमस कंपनी विच इज कॉल्ड केयर टेकर एक्सटीरियर एंड इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड इन बॉम्बे, राइट? जी, बॉम्बे। सो उसके आप डायरेक्टर हो। जी। सर थैंक यू, आपने हमारे स्टूडियो की इतनी तारीफ की, मतलब छोटी थी बट अच्छी थी। सर क्या बताओगे, क्या कभी सोचा था आपने कि मुझे एक प्रोफेशनल इंजीनियर बनना है? इंजीनियर बनना तो सोचने का तो मैंने स्कूल के अंदर ही ऐसा होता था कि मुझे इंजीनियर ही करना है। बाय द वे, व्हाट इज योर बर्थ डेट? बर्थ डेट 5 मई 30 मई 1990। 1990? ओके, मतलब आप 90s के किड हो, तभी हर एक मॉम डैड का सपना रहता है हमारा लड़का डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। हाँ। तो आप उस मतलब लहर से आगे निकले हो। जी 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 एकदम Okay. ही वो मम्मी का ऐसा ही था कि भाई इंजीनियर था तो इंजीनियर ही बनना था। ओके। तो इंजीनियरिंग किया, 12th किया। 12th के बाद हाँ। जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम थी तभी सीईटी करके एमएचटी सीईटी थी। फिर एक AIEE करके एक अलग एग्ज़ाम थी। फिर गेट की, गेट इनिशियल आया था, वो गेट की भी एग्ज़ाम दी थी। एक ऑल इंडिया की भी एग्ज़ाम दी थी। ओके। बहुत सारी एग्ज़ाम है दी के। सो यू आर बोर्न एंड बॉट अप इन बॉम्बे? ऑन 100% साउथ बॉम्बे। ओह, साउथ बॉम्बे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो क्या बताओगे कि कैसा एक्सपीरियंस था, जो कॉलेज आपका छूट गया, जब आपने कॉलेज छोड़ दिया था, तो उसके बाद कैसा अनुभव था? मतलब फर्स्ट कंपनी जो आपकी केयर टेकर एंड एक्सटीरियर थी या दूसरी कोई कंपनी नहीं, थी? मैंने बी कंप्लीट किया सिविल के अंदर। उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था। ओके। तो जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो जो कॉलेज में अप्लाई हुआ था तो उन फुल टाइम मास्टर्स नहीं था वो कॉलेज के अंदर, पार्ट टाइम था। ओके। तो 4 दिन कॉलेज जाता था और बाकी के 3 दिन में एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास काम करता था एज एन इंटर्न। हाँ। तो उनके पास मैंने काम किया है, तो तकरीबन 1 सवा साल मैंने उनके पास काम किया है जब मैं मास्टर्स कर रहा था और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का उनके साथ ये कर रहा था। पर मैं मास्टर्स किया हूँ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंदर। और इंटर्नशिप किया था स्ट्रक्चरल एनालिसिस के ऊपर। ओके। तो एकदम ही दो वास्ट अलग अलग मुझे मिला था। एग्जैक्टली। बट वो मुझे एक्सपीरियंस मिला, उसकी वजह से ये मेरा मैनेजमेंट लेवल और आज उसका बहुत फायदा मुझे मिल रहा है। एग्जैक्टली। मतलब वो कहते हैं ना, हमारे नसीब में जो लिखा रहता है वो कहाँ पर नहीं जाता है, हम वैसे बोल सकते हैं। जी। क्या बताओगे, जब आपने एजुकेशन स्टार्ट किया था तभी बॉम्बे में जो स्ट्रक्चर खड़े हो रहे थे, हम बोल सकते हैं बिल्डिंग्स खड़े हो रहे थे, राइट? उस टाइम के जो चैलेंजेस थे और 2025 के जो चैलेंजेस है वो कैसे आप फेस कर रहे हो? अभी उस टाइम के चैलेंजेस के अंदर हाई राइजेस बहुत ज़्यादा नहीं अलाउेबल था। एक हाइट का रिस्ट्रिक्शन था, बहुत सारी चीज़ें तभी के थे। आज के अंदर हाई राइज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है, तुम बनाओ। ज़मीन के अंदर जितना जा सकते हो जाओ। ज़मीन को कैसा स्टेबल करना है करो, क्योंकि बिल्डिंग जितनी हाई होती है उतनी ज़मीन के अंदर उसको स्टेबल होना चाहिए। करेक्ट। नहीं तो अगर ज़मीन में स्टेबल ना हो तो बिल्डिंग हिल जाती है। अपन आए दिन सुनते रहते हैं कि कोई ये बिल्डिंग हिल गई है या ये बैठ गई है, बिकॉज ऑफ दिस इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स जो कंसिडर शायद से हुए थे। एंड बाजू की बिल्डिंग बन गई जिसकी वजह से अपनी बिल्डिंग हिल गई, वो सब था। आज वो सब बहुत डिटेल में जाते हैं और उसको बहुत मिनिमाइज करने की कोशिश चालू है। करेक्ट। बॉम्बे में मैं बहुत सारे न्यूज़ में देखता हूँ, बॉम्बे में मैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल में देखता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि बीएमसी की नोटिस आती है बहुत सारे बिल्डिंग्स को कि
ये बिल्डिंग की एक एक्सपायरी डेट बोल सकते हैं, वो नजदीक आ चुकी है, बीएमसी उन्हें नोटिस देती है, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है, राइट? तो आप क्या बताओगे कि एक बॉम्बे में अगर बिल्डिंग रेडी हो रही है, राइट, उसमें हम मिट्टी के ब्रिक्स यूज किए, हम ऐसे बोल सकते हैं, मिट्टी के। और 20-30 इयर्स बैक उसका कंस्ट्रक्शन रहेगा, तो आपको क्या लगता है उसकी हेल्थ कितनी होनी चाहिए बिल्डिंग की? अब थोड़ा प्री जाऊंगा तो मैंने सिंस स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया हूँ और हाँ, स्ट्रक्चर को डिजाइन भी किया हूँ, तो जब उनके पास था तो उनके थॉट का अंदर ऐसा था कि जो भी बिल्डिंग अपन डिजाइन करे तो मिनिमम 99 इयर्स का डिजाइन होना चाहिए उसका। 99 मिनिमम 99 इयर्स का डिजाइन होना चाहिए। बट यू नो व्हाट, मतलब आजकल मैं देखता हूँ ना, सीमेंट ब्लॉक कहते हैं, राइट? जी। सीमेंट ब्लॉक एंड जो मिट्टी के जो ब्रिक्स है, करेक्ट, आप क्या प्रेफर करोगे? बिकॉज आजकल जो बड़े बड़े बिल्डर्स है वो बिल्डिंग हेवी ना हो जाए, इसलिए सीमेंट ब्लॉक भी यूज करते हैं। अभी कैसा है कि मिट्टी का ब्लॉक एंड सीमेंट ब्लॉक के अंदर एनवायरनमेंट को जो अफेक्ट नहीं करता है वो सीमेंट ब्लॉक अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि मिट्टी का ब्लॉक करने के लिए अपने को धरती को खोदना पड़ता है, अंदर से मिट्टी निकालो, वो मिट्टी को जलाओ, उतनी आग पैदा करो, उसकी वजह से बहुत सारे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हो जा रहे हैं, इसलिए वो ये ब्लॉक पे आए हैं सीमेंट ब्लॉक्स के ऊपर, विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। 100% में नहीं बोलूंगा बट कंपैरेटिवली बेटर है। ओके, लेसर ऑफ द टू इविल्स। okay, so what is the benefit between इसके अंदर दूसरा भी कैसा है कि बेनिफिट्स अगर लेंगे तो ये हैवी रहते हैं, छोटे रहते हैं, ये लाइट रहते हैं और बड़े रहते हैं। एंड व्हाट अबाउट कॉस्ट? लाइक भी कॉस्ट के अंदर मटेरियल कॉस्ट तो ज्यादा फर्क नहीं है, लेबर कॉस्ट में अपने को बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि ये 8 ईंट लगाओ और ये 1 ईंट लगाओ, उतना फर्क है। also we can customize also, right, that cement block, right? सीमेंट ब्लॉक्स बहुत फ्रॉम 1 इंचेस टू 12 इंचेस के पूरा कस्टमाइजेशन होता है। ईंट के 4 इंच, 6 इंच, 9 इंच फिक्स है। करेक्ट। आपका कैसा कोई एक्सपीरियंस है रिसेंट सीमेंट ब्लॉक के ऊपर? अभी जस्ट एक बिल्डिंग रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर जो आरसीसी कंसल्टेंट है उन्होंने बोले हैं कि जितने भी इंटीरियर, क्योंकि बेसिकली पूरी बिल्डिंग को रेट्रोफिट कर दिए हैं, तो रेट्रोफिट के अंदर इंटीरियर्स भी घर वालों ने सब चीज चेंज किए हैं। तो आरसीसी कंसल्टेंट ने ऐसे बोले कि आपकी बिल्डिंग की लाइफ इंक्रीज करने के लिए तो जितने भी सीमेंट के शीट्स, सीमेंट के ब्लॉक्स, सीमेंट के नहीं, क्ले के ब्लॉक्स थे, क्ले के ब्लॉक्स को चेंज करते सिपोरेक्स, इसको सिपोरेक्स बोलते हैं या एसीसी ब्लॉक्स। एग्जैक्टली। तो जो जूनी बिल्डिंग है कि उन्होंने एग्जांपल क्लाइंट को क्या दिया कि मैं बूढ़ा हूँ, अभी मैं जब 20 साल का था मेरी वेट कैरिंग कैपेसिटी अलग थी, आज मैं 60 साल का हो गया, मेरी वेट कैरिंग कैपेसिटी का अलग है, तो 60 साल के बुढ़े के लिए आप कितना वजन देंगे, उतना वजन आप लोड करो। मतलब उस बिल्डिंग का जो स्लैब है और जो बीम है वो वैसे ही रख दिए जी, और उसके अंदर से जो ईंट की दीवारें थी वो कम करके सिपोरेक्स कर दी, मतलब पूरा बिल्डिंग ही तोड़ दिया जी, क्योंकि रेट्रोफिट बेसिकली उनको रेट्रोफिट ही करना था। बट दैट कांसेप्ट इज वेरी प्रोफेशनल। जैसे आपने एग्जांपल दिया ना कि एक बूढ़ा, एक एग्जांपल आपने जो बताया था, दैट इज वेरी यूनिक कांसेप्ट। मतलब मैं भी इमेजिन कर पा रहा हूँ कि उस बिल्डिंग की हेल्थ डेफिनेटली बढ़ेगी, डेफिनेटली। तो जो उनका, मैंने जो जिसके पास काम किया वो सेम थॉट अगर मैं रखता हूँ कि 60 इयर्स के बुढ़े के अंदर मैं लोड कम कर दूं तो उसकी लाइफ बढ़ी जाएगी ना ऑटोमेटिकली। करेक्ट। तो ये सब थॉट जो ये हम लोग जब रिपेयर करते हैं तो हम लोग भी क्लाइंट्स को देते हैं कि आपकी बिल्डिंग की लाइफ इतनी है, आप ये लाइफ को चेंज करने के लिए, ये बढ़ाने के लिए ये ऐसा चेंज करो, ऐसा करो, ऐसा करो। इट एड्स टू अ लिटिल कॉस्ट बट ओवरऑल इट इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ योर बिल्डिंग। सर मैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे मीम्स देखता हूँ, तो बहुत सारे कोट्स रहते हैं, उनके ऊपर मैं एक बॉम्बे की इमेज देखता हूँ, तो उसमें एक साइड पे अंबानी जी का जो हाउस है एंटीलिया वो रहता है, और साइड में जो लोधा जी है उनका भी एक टावर रहता है, वो है। दोनों का स्ट्रक्चर और डिजाइन अलग है, राइट? सो आप क्या बताओगे कि आपके एक्सपीरियंस में डिजाइनिंग आपने क्या लेवल पर देखी है बॉम्बे में? भी डिजाइनिंग मैंने 7 माले की बिल्डिंग भी देखी है और 72 फ्लोर की बिल्डिंग भी डिज़ाइन की है। तो जब 72 फ्लोर की बिल्डिंग डिज़ाइन की है तो उसके अंदर विंड लोड फैक्टर इफेक्ट होता है, फिर ऊपर से एरोप्लेन जाएगा, आजू बाजू से कोई कमर्शियल फ्लाइट जाएगा, उसका सब विंड लोड आता है, फिर अर्थक्विक लोड आता है कि भाई सेस्मिक प्लेट के आजू बाजू कितने नज़दीक है, तो अर्थक्विक आएगा तो 72 फ्लोर पे अगर आदमी खड़ा रहेगा तो वो हिलेगा पूरा बाकायदा। इफ अगर अर्थक्विक आता है एंड इफ आई एम ऑन द 72 फ्लोर्स तो 3 into 72 विच इज 210 to 20 meters हाई पे हूँ, तो बिल्डिंग विल मूव अप टू 10 mm 12 mm, तो बाकी व्हेन वी विल बी सिटिंग देयर सो वी विल फील द बिल्डिंग मूव। सो वी हैव टू कंसिडर ऑल ऑफ दैट के
this should not happen, and the building should take that load, and the building should not do the deflection. If the deflection happens, then what failure should happen? Same thing goes for a 7th floor building. You might not require it, but because of the norms जैसे है, तो earthquake load और सब consider करके ही we design the whole structure. करेक्ट। अभी कोई आर्किटेक्ट है कि भाई मुझे एक अच्छा सा कैनोपी चाहिए बिल्डिंग के बाहर, हाँ, कि कैनोपी जाना चाहिए 25 फुट बाहर। हाँ। अभी बिल्ड कुछ है नहीं मेरे पास, मैं कैसे डिजाइन करूँ? पूरा एक पूरा ऐसा सर्कुलर कैनोपी जाना चाहिए। आपने जैसे अंबानी की बात की है, तो वो बहुत अच्छी अच्छी बैल्कनीज क्रिएट करते हैं। एग्जैक्टली। तो बैल्कनीज क्रिएट करने के लिए वो पूरा स्टील कैसे जाएगा, उसके आजू बाजू से कैसे उसको पकड़ मिलेगी, वो पकड़ने के बाद उसकी एजिंग कैसे होगी, कि भाई 20 साल बाद वो कैनोपी झुक तो नहीं गई। तो वो सब देखते 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 पूरा डिजाइनिंग होता है। एग्जैक्टली। भी रिपेयर के एस्पेक्ट के अंदर मैं अगर आपको डिजाइनिंग की बात करूं, तो मैंने बिल्डिंग तो बना ली, लोग रहने आ गए, फिर तो कोई आर्किटेक्ट, कोई इंजीनियर, कोई कंसल्टेंट नहीं है, मेरा घर है, मैं घर पे कहीं पे भी कुछ भी बना दूं। जब रिपेयर करने हम जाते हैं तो तब हम देखते हैं कि भाई ये स्लैब है, इधर बाथरूम की तो रिक्वायरमेंट, माना कि बाथरूम का संक नहीं था, पर फिर भी संक बना लिया, तो संक वो स्लैब वो संक लोड लेना का काबिलियत नहीं है, तो उसको कैसे करें, नीचे वाले से स्लैब को स्ट्रेंथन कैसे करने का, वो सब फिर लोकल डिजाइन वो अलग आ जाता है व्हेन वी कम टू रिपेयर एंड रिहैबिलिटेट करने के लिए। करेक्ट। एक अभी जस्ट है कि 2nd फ्लोर वाले ने एक संक बढ़ा दिया, 18 इंचेस उसने पूरा फिलिंग कर दिया है। स्लैब उतना लोड ले नहीं सकता है, तो नीचे जाके उसके 1st फ्लोर के सीलिंग के अंदर हमने पूरा चैनल्स लगा के उसको पूरा स्ट्रेंथन करके उसको ऊपर वाले का संक को बचा के लिया। करेक्ट। पर इसके अंदर चैलेंज ये भी है कि नीचे वाला अग्री करना चाहिए कि भाई मेरी सीलिंग तो 8 इंच नीचे उतार देगा। करेक्ट। तो बहुत सारे अलग अलग रिपेयर के अंदर चैलेंजेस मिलते हैं हम लोग को। एग्जैक्टली। मैं यही क्वेश्चन को लेके आगे आता हूँ कि जो लोधा जी का जो टावर दिखता है हमें फोटोज में वगैरह, जो तो वहां पर है ना पूरी कांच उन्होंने लगाई है। तो मैं आजकल बहुत सारे कमर्शियल प्रॉपर्टीज रहते हैं, मोस्टली बिल्डर्स क्या करते हैं, वहां पर बीम्स रहते हैं और स्लैब रेडी करके वहाँ पर ना सीमेंट शीट और जो मिट्टी के ब्लॉक्स है वो ना ऐड करके डायरेक्टली जो कांच का जो एक स्ट्रक्चर रहता है वो खड़ा करते हैं। वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है बॉम्बे में? भी उसके अंदर कैसा है कि अगर वो जो कांच का सीलिंग और उसका बराबर फ्रेमिंग बराबर हुआ है तो अच्छा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्डिंग का एस्थेटिक्स बहुत अच्छा दिखता है। कांच के अंदर से मैं अंदर भी खड़ा रहूँ तो मुझे बाहर से पूरा का पूरा 3D व्यू मिलता है। हाँ। क्योंकि अगर मैं ब्रिक वर्क करूँ तो मुझे 4x6 की छोटी विंडो ही मिलेगी, उससे बड़ी विंडो कोई बना के देता नहीं है। करेक्ट। और आजकल सबको फ्रेंच विंडोज चाहिए, फुल टॉप टू बॉटम। मैं खड़ा रहूँ विंडो पर तो मुझे पूरा 180 डिग्री 270 डिग्री का पूरा व्यू मिलना चाहिए। हालांकि आजू बाजू 2 बिल्डिंग खड़ी है, दिखना तो नहीं है कुछ भी बम्बई में, पर फिर भी सबको ऐसा है कि भाई मुझे इतना व्यू मिलना चाहिए। वो कहीं कहीं बहुत अच्छा है। अभी कहीं 2 आजू बाजू बिल्डिंग खड़ी हो जाती है और वो नहीं है, तो थोड़ा डिफिकल्ट भी है कि मैं घर खरीद लूँ, उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरी प्राइवेसी हैम्पर हो जाती है। दिन के अंदर से बाहर दिखता है, कभी कभी रात के अंदर वो लाइट के रिफ्लेक्शन में से बाहर से भी मेरे घर में दिखना चालू हो जाता है। करेक्ट। मैं जैसे आपने व्यू बताया, अभी मैं इसी को लेके मेरा अगला क्वेश्चन रेडी किया मैंने। सो मुझे यही जानना है कि अगर कोई आदमी सी व्यू या सी के नज़दीक उनका घर बना रहे, तो उन्होंने जब उनका घर रेडी हो रहा है तो उन्होंने कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? पहले तो उन्होंने जो लोखंड है, माना कि आयन का जो भी अपन उधर रखे, बिकॉज बॉम्बे के अंदर जितना भी सी व्यू से सी ब्रीज से अंदर आता है तो सॉल्ट आता है। तो सॉल्ट स्टील के साथ आयन के साथ मिक्स होके करोजन बहुत जल्दी चालू हो जाता है। सो बिकॉज ड्यू टू विच बॉम्बे के अंदर रिपेयर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। बिकॉज बॉम्बे अगर इफ यू गो 50 years डाउन द लाइन was 5-7 आइलैंड्स। राइट। आज वो पूरा एक सिटी बन गया है, रिक्लेम करके। आज वो आइलैंड नहीं दिखते हैं। तो वो जो कहीं पे शायद से कोई एक बिल्डिंग हो जो 50 साल पहले बनी हो, तो वो जमीन पे बनी होगी। आज बना रहे हैं तो रिक्लेम लैंड पे बना रहे हैं, क्योंकि वो बॉम्बे बनता वो पूरा रिक्लेम हो गया है। ट्रू। तो वो रिक्लेम लैंड के अंदर से जमीन से सॉल्ट वाटर बहुत ज्यादा आ जाता है। तो उसके लिए रिपेयर ज्यादा निकलता है। एंड व्हेन वी गो टू द सी, तो डायरेक्ट सी का व्यू ब्रीज आता है, सॉल्ट ब्रीज आता है। तो
लोखंड के ऊपर आपको बराबर कोटिंग करना चाहिए, इपॉक्सी कोटिंग आता है, या अभी कंपनीज दूसरे पेंट एप्लीकेशंस बहुत लाते हैं उसके ऊपर कोटिंग करने के लिए। एशियन पेंट्स है, एक्जोनोबल है, बजर है, सब लोग लेके आ रहे हैं। सो विच एवर इज कंफर्टेबल टू द क्लाइंट, करेक्ट, इट चीपर, कंफर्टेबल, इट इज ऑल अबाउट बजट, राइट? बजट एवरीथिंग। फिर एल्यूमिनियम के अंदर भी वैसा ही इफेक्ट आता है। हाँ। सो इट ऑल मैटर्स ऑन द बजट एक्चुअली, राइट राइट। मैं यही मेरे आगे के पॉइंट पे आता हूँ। जैसे मैंने आपको डिजाइनिंग पार्ट के बारे में पूछा था, क्या बताओगे? मतलब आज तक मैंने ऑलरेडी केयर टेकर एक्सटीरियर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इनके साथ बहुत सारे मैंने पहले पॉडकास्ट किए हैं। तो मतलब बहुत सारे जो मुस्तफ़ा जी है, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं जी। तो आप क्या बताओगे कि आप कब से एज अ डायरेक्टर इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं? अभी इस कंपनी को के साथ जुड़ के मुझे 10 साल हो गए हैं। ओह नाइस। एंड इन 3 इयर्स मैं डायरेक्टर बन गया था, ओके। बिकॉज मास्टर्स करके आया था एंड मेरी काबिलियत मुस्तफ़ा जी ने देखी रहेगी और फिर मुझे उन डायरेक्टर बनाए थे। करेक्ट। सो 7 ईयर्स से मैं डायरेक्टर हूँ। तो डायरेक्टर बनने के बाद बहुत सारी बिल्डिंगें मैंने केयरटेकर में करी है, तकरीबन 50-60 बिल्डिंग्स हुई रहेगी। आई डोंट नो, मैं गिनती नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आई टुक अ पॉज टू थिंक कितनी बिल्डिंग की ये रहेगी। करेक्ट करेक्ट। उसके अंदर 4 माले की बिल्डिंग भी करी है और 22 माले का टावर भी किया है। कैसा एक्सपीरियंस था, आप क्या बताओगे? ओवर द पीरियड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सारा चीज़ें मुझे मेरे एमडी से सीखने मिला है। करेक्ट। ऐसा मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस और उनका 40 साल का एक्सपीरियंस, तो टोटल मेरे पास 50 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसा मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि कहीं पे भी मैं कुछ भी मुझे नहीं समझता है तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ कि सर मुझे ये नहीं समझ रहा है, ये है ये, या ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो उनका एक्सपीरियंस मुझे आ जाता है। मुझे वो एक्सपीरियंस करने नहीं जाना पड़ता है। सो माई एक्सपीरियंस मैं ऐसा गिनता हूँ कि 10 साल मेरा और 40 इयर्स उनका, तो टोटल मेरे पास भी 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इट हैज़ बीन अ गुड जर्नी। एग्जैक्टली। एंड पेंटिंग से लेके रिपेयर से लेके 1-2 बिल्डिंग तो ऐसी हालत थी कि बीएमसी के अंदर से नोटिस आ गई थी डिमोलिशन की, और उसको हम लोग ने पूरा रेट्रोफिट करके लिवेबल करके दिए हैं उन लोग को। ओह, तो मतलब ये प्रोसेस कैसे रहती है, उसके बारे में कुछ बता दो। भी महाराष्ट्र के अंदर कैसा है कि 15 इयर्स पे पहला ऑडिट करना रहता है बिल्डिंग को। जो स्ट्रक्चरल ऑडिट, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स है वो ऑडिट करते हैं, प्राइवेट कंसल्टेंट्स है सब। और उसके बाद 5 इयर्स, every 5 years for 2 years, and then every 3 years you have to audit your building. Okay. So 15, then 5, 25, 20, then 5, 25. After 25 years, every 3 years you have to audit your building. करेक्ट। तो वो ऑडिट के अंदर जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है वो ग्रेड देते हैं बिल्डिंग की, कि रिपेयर, लिव एंड रिपेयर, मेजर रिपेयर, वेकेट एंड रिपेयर और डिमोलिश, ऐसा 5-6 ग्रेड्स है जो वो कंसल्टेंट ग्रेड देते हैं। वो सर्टिफिकेट बीएमसी में सबमिट होती है और उसके अकॉर्डिंगली टेंडर्स फ्लोट होते हैं एंड वो टेंडर्स के अंदर से रिपेयर आती है। सो एक कंसल्टेंट था जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उसने उसके रिपेयर, उसके ऑडिट के अंदर ऐसा आया कि डिमोलिश, पर उसको ऐसा था सोसाइटी के साथ, जो भी सोसाइटी की थी उनको ऐसा था कि नहीं, हम लोग को डिमोलिश नहीं करना है, डिमोलिश कर लेंगे तो हम लोग जाएंगे किधर, नई बिल्डिंग बनाने का इतना पैसा नहीं था। तो वो कंसल्टेंट ने ऐसा बोला कि आई विल ट्राई एंड रिपेयर दिस बिल्डिंग, एंड वी सक्सेसफुली रिपेयर्ड इट एंड gave it to at par standards. So डिमोलिश का बजट क्या था और रिपेयर का बजट क्या था? अभी डिमोलिश करते तो पर स्क्वायर फुट खाली, आई विल जस्ट गिव यू पर स्क्वायर फुट, एग्जैक्टली, जस्ट फॉर एग्जांपल, बॉलपार्क ही, इट माइट बी मोर आल्सो, माइट बी लेस आल्सो, बिकॉज़ इट इज 5 इयर्स अगो थिंग। तो टुडे अगर आज लेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो रिपेयर के अंदर शायद से 2500 रुपीज पर स्क्वायर फुट कॉस्ट आएगा। ओके। और डिमोलिश करके नया बनाता तो 12,000-15,000 पर स्क्वायर फुट का कॉस्ट हो जाता है, तो बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। फिर मैं डिमोलिश कर दूं तो टुडे के बहुत सारे चीजें लागू हो जाते हैं। ओसी के अंदर जो भी क्लॉज है, सीसी के क्लॉज है, रोड से इतना कटिंग होना चाहिए, कंपाउंड इतना होना चाहिए, वो सब भी बहुत सारा एक्टिव हो जाता है। करेक्ट। रिपेयर के अंदर मेरी बिल्डिंग बनी है, मेरी बिल्डिंग के अंदर सब परमिशन है, सब चीज है, मेरी बिल्डिंग वैलिड है, बट मैं रिपेयर कर रहा हूँ तो कोई भी बीएमसी के नॉर्म्स नहीं आते, रिपेयर के नॉर्म्स आ जाते हैं। करेक्ट। सो बहुत सारे चीजें इफेक्ट करते हैं ये चीज। एग्जैक्टली। मैंने केयर टेकर एक्सटीरियर के जो पिक्चर से बिहाइंड द सीन्स में बोल सकता हूँ, जब आपकी टीम काम करती है वहाँ पर मैं देखता रहता हूँ,
वो नियॉन कलर का एक जैकेट रहता है और सेफ्टी के लिए एक हेलमेट भी रहता है येलो या ब्लू कलर का। क्या बताओगे आप सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हो? सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। फॉर 1 क्लाइंट, 2 लेबर, ओके 3 एनवायरनमेंट, ओके ऑल 3 एस्पेक्ट्स हम लोग देखते हैं कि क्लाइंट के अंदर से कि बिल्डिंग के ऊपर स्कैफोल्डिंग बराबर हो, स्कैफोल्डिंग के ऊपर नेट्स बराबर हो, नेट्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल सेफ्टी नेट्स बराबर हो, जहाँ प्लेटफॉर्म है कि क्लाइंट के लोग कोई भी अंदर बाहर आते क्योंकि रिपेयर कर रहे हैं तो 100% बिल्डिंग ऑक्यूपाइड है, प्लस हम लोग रिपेयर भी कर रहे हैं तो ऊपर से कुछ गिरे ना, किसी को कुछ हर्ट ना हो, तो उसके लिए सब हम लोग बराबर फिर बैनर्स लगाते हैं कि डेब्रिस फॉलिंग, वर्क इन प्रोग्रेस, प्लीज गो फ्रॉम हियर, बैरिकेडिंग करके लेते हैं। तो जो बिल्डिंग में आदमी रह रहे हैं उनके लिए, दूसरे लेबर के लिए बराबर जूते पहने हैं, सेफ्टी वेस्ट पहने हैं, अगर परांची पर चढ़े हैं, स्कैफोल्डिंग पे अगर चढ़े हैं तो सेफ्टी हार्नेसेस बराबर होनी चाहिए। फिर एवरी फ्यू फ्लोर्स जो प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने हैं वो प्लेटफॉर्म बराबर क्रिएट करते हैं, हेलमेट्स बराबर है। फिर जो हमारे इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स जो जगह पे रहेंगे उनके लिए भी बराबर प्रॉपर शूज़ होना चाहिए, जैकेट होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए। आजकल मैंने देखा है कि सेफ्टी इंजीनियर ये भी एक नई कंसेप्ट कुछ आई है, इसके जी। बारे में कुछ बता सकते हो? अभी कैसा है कि अगर इट इज़ अ लूप होल इन द इंडस्ट्री एंड आई विल ओपन विथ यू कि इफ अ कॉन्ट्रैक्टर इज वर्किंग तो ही विल ट्राई टू कट कॉर्नर्स। कहीं 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 सेफ्टी नहीं देख, अब सेफ्टी के अंदर भी पैसे तो लगते ही है, एग्जैक्टली। तो इसलिए एक सेफ्टी इंजीनियर करके आ गया है कि उस ही विल मेक श्योर कि एवरीथिंग हैपेंस। क्योंकि अगर मैं इंजीनियर है तो वो उसको कोशिश है कि मुझे काम जल्दी करके निकल जाना है, शायद एक आध जगह पे कोई सेफ्टी मिस हो जाए या वो चला लेगा। अगर सेफ्टी ऑफिसर रहेगा वो जरा भी नहीं चलाएगा, क्यों? क्योंकि उसका काम तो एक ही है कि भाई ये जो सेफ्टी नॉर्म्स है, सेफ्टी चीजें हैं, मुझे करनी ही करनी है, उसका जॉब वही है। करेक्ट। सो ही प्लेज अ वेरी बिग रोल इनटू द इंडस्ट्री टुडे। एग्जैक्टली। फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो साइट इंजीनियर रहेगा वैसे ही सेफ्टी इंजीनियर भी जी, सेफ्टी इंजीनियर भी रहता है। अब्दुल जी, मैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे देखता हूँ या मतलब हर एक जगह पर आजकल, मैं तो बोलूँगा हर एक स्लम एरिया पे गवर्नमेंट की तरफ से रीडेवलपमेंट हो या वहाँ पे SRA के प्रोजेक्ट्स खड़े करते हैं, राइट? जो स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है कि बड़े टावर में हम रहने के लिए जा रहे हैं, 200-300 स्क्वायर फुट के उन्हें रूम दिए जाते हैं। बट व्हाट डू यू थिंक इट इज़ गुड फॉर अ लॉन्ग टर्म? सो व्हाट इज़ योर थॉट फॉर दिस? अभी उसके अंदर है ना बहुत बड़ा डिबेट है कि मैं एक स्लम को कंक्रीट जंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि उनको हाई राइज में करके हाँ। बिल्डिंग में लेके तो जाता हूँ, हाँ। पर अभी बिल्डिंग में लेके जाके एक बार वो उधर चले गया तो उसका वो स्लम के अंदर था तब घर मेंटेन नहीं कर पाया, तो इधर आएगा तो घर मेंटेन कैसे कर पाएगा? वो मुझे भी बहुत बड़ा सवाल है ये कि वो रोज का खाना नहीं खा पाता है तो बिल्डिंग कैसे मेंटेन करेगा? हाँ। दूसरा एस्पेक्ट में रखूँ कि अच्छे अच्छे लोग जो अच्छी अच्छी बिल्डिंग में रह रहे हैं, जो बाकायदा पैसा दे के अच्छी बिल्डिंग में रह रहे, वो लोग भी बेयरली मैनेज करते हैं रिपेयर करने के लिए, तो ये लोग कैसे रिपेयर कर पाएंगे? और वो बिल्डिंग की स्टेट क्या होगी आज से 25 साल बाद, 30 साल बाद या 50 साल बाद? मुझे बहुत सवाल है ये, आई डोंट नो, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर एन आंसर। एग्जैक्टली। मिला तो आई विल कम बैक टू यू, Exactly. नहीं मिला तो इट इज अ क्वेश्चन टू मी आल्सो। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। अभी धारावी भी ऐसा बोलते हैं कि धारावी जो स्लम एरिया है वहाँ पर भी रीडेवलपमेंट होने वाली है जल्दी, उसके बारे में आपको क्या लगता है? अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर बोलूँ तो धारावी एक अक्खा इंडस्ट्री है, मैं स्लम उसको नहीं बोलूँगा, एक अक्खा इंडस्ट्री है। बॉम्बे का जितना भी मेजर मटेरियल है धारावी में बनता है। जैसे कपड़े जो हम लोग लोकल मार्केट में खरीदते हैं शायद से वो उधर ही बनते रहेंगे, जूते, चप्पल, बेल्ट, कुछ भी वो धारावी में ही आते हैं, और अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े भी उधर आके टैगिंग होते हैं और बनते हैं। तो अगर उसको कंक्रीट जंगल बिल्डिंग वर्टिकल में चले जाएंगे तो वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज का क्या होगा नहीं पता। वो लोग बोल रहे हैं कि वी विल रीलोकेट देम एंड गिव देम स्पेसेस, पर अभी क्या है कि मैं एक बटन बना रहा हूँ, आप कपड़ा बना रहे हो, वो धागा बना रहा है, वो कुछ और बना रहा है, ये चारों जन आजू बाजू है, तो मेरा मटेरियल कॉस्ट बहुत कम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वेटिंग नहीं है, सब मुझे इसके पास जाके खरीद लेना है, उसके पास जाके खरीद लेना है। अभी ये हम चारों जन को 4 अलग अलग जगह पे भेज देंगे, तो 4 अलग अलग जगह पे भेजने के बाद वो मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, करेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, करेक्ट, उसका बनाने का टाइम बढ़ गया, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा एंड दैट इफेक्ट विल
क्रिएट व्हाट आई डू नॉट नो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी वो आप कभी गए हो धारावी के अंदर? हाँ 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 बिल्कुल। तो अंदर जाते तो कितनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हाँ है, हाँ छोटे छोटे शॉप है, दुकान से बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से manufacturer बहुत है, सारी हाँ। चीजें है। उनका क्या होगा नहीं पता, घर वाले को घर मिल जाएगा, करेक्ट वो इंडस्ट्रीज की क्या होगी नहीं पता। करेक्ट करेक्ट। चलो मैं आगे के थोड़े पर्सनल पॉइंट पे कुछ आता हूँ। जी। बॉम्बे में कौन सा फूड आपको ज्यादा पसंद है? बॉम्बे में मुझे एकदम लोकल जाओ तो वड़ा पाव बहुत पसंद है। अच्छा, और नॉनवेज में? नॉनवेज के अंदर बहुत सारी वेराइटीज है। मैं तो मतलब स्पेशली पुणे से बड़े मियाँ जो रेस्टोरेंट है हाँ। ताज के पीछे, वहां पर मैं स्पेशली आता हूँ खाने के लिए। तो आप मतलब आपको पसंद है बड़े मियाँ हाँ, रेस्टोरेंट? बड़े मियाँ पसंद है। फिर आप थोड़ा ये बाजू आएंगे तो मोहम्मद अली रोड की तरफ में, अगर हाँ। रमज़ान के अंदर अगर आते हो तो वहाँ पे आपको खाना इतना अच्छा मिलेगा। हाँ। चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, और वो बाकायदा फूड की गली बन जाती है। Exactly. तो आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं ये लूँ कि ये लूँ कि ये लूँ, और सब इतना स्वादिष्ट बनता है करेक्ट कि खाते ही रह जाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्या बताओगे कि केयर टेकर एक्सटीरियर प्राइवेट लिमिटेड जो आपकी कंपनी है, इसका फ्यूचर क्या रहेगा? इसका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। मेरे जैसे अगर दूसरे लोग और जुड़ेंगे तो बढ़िया रहेगा, एंड होपिंग टू गेट अ फ्यू मोर लाइक अस, करेक्ट एंड लाइक माइंडेड। अगर लाइक माइंडेड नहीं हो एंड कॉन्फ्लिक्ट आए तो ग्रोथ में भी अफेक्ट होता है, एंड बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी आ जाती है। एग्जैक्टली सो अगर लाइक माइंडेड एट पार एंड हु वांट टू अचीव मोर, अगर लोग मिलते हैं एंड साथ में जुड़ते हैं, तो जैसे बिल्डिंग की लाइफ 99 ईयर्स है, हाँ। आई एम थिंकिंग कि ये कंपनी की लाइफ भी उतनी रखे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्या बताओगे कि जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आपका जो 10 साल का एक्सपीरियंस और जो मुस्तफ़ा जी है उनका 40 साल का एक्सपीरियंस, टोटल 50 इयर्स का एक्सपीरियंस आप बोल रहे हो, बट जिन्होंने आपको हमेशा गाइड किया है मुस्तफ़ा जी, उनके बारे में क्या बताओगे आप? बहुत अच्छे आदमी है, एकदम डाउन टू अर्थ आदमी है। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि उनका बैकग्राउंड अगर मैं जाऊँ हाँ। तो मिट्टी से निकले हैं Correct, और आज correct, इधर पहुंचे correct, हैं, correct, correct. एंड वही मैं मेरे साथ भी लेके चलता हूँ कि मैं उन कुछ तो उसके पकड़ूं। मैं 100% तो नहीं पकड़ पाऊंगा क्योंकि Correct, उनका correct. एक्सपीरियंस पर्सनल है, करेक्ट कि मैं वो देख देख के कर करके पहुंचे हैं। मैं तो खाली देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस उनका फ़र्क है, मेरा फ़र्क है, पर मैं कोशिश करता हूँ जितने हम्बल है, जितने अच्छे हैं, मैं भी कुछ बनने की कोशिश करूँ। फिर भी आ जाता है थोड़ा बहुत मेरे पे एरोगेंस और कुछ आ जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी तरह बनूँ। हाँ हाँ अच्छे आइडल मिले हैं मुझे। एग्जैक्टली। मैं मेरे हर एक पॉडकास्ट में यही क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब आपने अगर देखे रहेगा एक टॉक्स के पॉडकास्ट, तो मैं जैसे आपने एरोगेंस बताया, क्या होता है ना कि आजकल की जो जनरेशन है, मैं ही खुद को उस जनरेशन में कंसीडर करता हूँ, तो हम लोगों में ना जल्दी गुस्सा आता है। और बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं उनको ईगो एटीट्यूड रहता है, राइट? सो आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, करेक्ट, प्रोफेशनली। सो आपका ईगो हो या एटीट्यूड हो, और डिसरिस्पेक्ट हम बोल सकते हैं पब्लिकली, इन सब चीज़ों में बिजनेस में आपको कैसे हैंडल करते हो? अभी यही मैं आपको बताऊँ तो हम लोग जो करते हैं पब्लिक सर्विस है, इट इज़ अ पब्लिक सर्विस थिंग, सर्विस इंडस्ट्री है। करेक्ट। सो क्लाइंट को हर चीज़ से मुझे सेटिस्फाई करना है। सो जब मैं एरोगेंस की बात करता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सामने वाला गलत हो पर मुझे लेके चलना है कि भाई वो गलत है, तो नहीं होता है। तो मुझे कभी कभी वो बोले है कि भाई तेरे को ऐसा नहीं ऐसा बोलना था, भले वो गलत है, कुछ भी है अपना क्लाइंट, उसकी सुननी है, फिर शांति से उसको समझाने का। इतना तो ऐसा करके करेगा तो नहीं समझेगा, नहीं वो समझेगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश किया हूँ। कभी कभी बातों के अंदर वो हो जाता है कि आवाज़ मेरा बढ़ जाता है, कि वो टोन मेरा चेंज हो जाता है। तो अगर साथ में हो तो मुझे बोलते हैं कि ये टोन अच्छी नहीं है, इसको चेंज कर। करेक्ट। तो आई एम ट्राइंग इम्प्रूविंग, करेक्ट, लेट्स सी वेयर इट टेक्स मी। एग्जैक्टली। जैसे कि आप एक सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, एक सिविल इंजीनियर, राइट? सो क्या बताओगे, अगर हमारे देश के लिए अगर आपको कुछ करने की इच्छा और एक मौका मिला, तो आप आपकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हो? भी अगर रिक्वायर्ड है तो जैसे अपने बहुत सारे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स है, पब्लिक स्ट्रक्चर्स है, या किसी को रिक्वायरमेंट है मेरे सर्विसेज की, इफ़ दे आर नॉट एबल टू गिव मी
my professional fees. So I am okay with a few of them to give them my time and give them my knowledge. जैसे मुझे किसी ने नॉलेज दिया है तो मैं मेरा नॉलेज भी इम्पार्ट करने के लिए तैयार हूँ. अभी जस्ट मैं मेरे होम टाउन गया था. बालासिनोर करके मेरा होम टाउन है. उधर 2 स्ट्रक्चर्स थे जो बहुत पुराने थे, 100 साल के करीब है. तो उधर के लोग ने, मैं खाली गया था और मैं घर देखा था उनका, तो मैंने उनको बताया कि ये तुम्हारा इतना जो पुराना स्ट्रक्चर है और इसकी इमारत की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है क्योंकि 100 साल पुराने हैं तो पत्थर के बने हैं. एंड बिकॉज वो पत्थर के बने हैं और इतने पुराने हैं तो वो हेरिटेज में गिने जाते हैं. करेक्ट. तो आप ऐसे ऐसे जाओ और ये लोग को अप्रोच करो एंड दिस विल बी कंसिडर्ड इनटू अ हेरिटेज बिल्डिंग आल्सो. सो वैसे कुछ भी आई एम ओके. करेक्ट. कहीं पे कुछ अप्रोच मिला और कोई बंदा मुझे बताया कि भाई मुझे थोड़ा मदद करके लेना, तो आई एम ओके करके दे देंगे. करेक्ट. डेफिनेटली वेरी नाइस एक्चुअली आइडिया. अब्दुल जी, आपके साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा. और केयर टेकर एक्सटीरियर प्राइवेट लिमिटेड जो आपकी कंपनी है, इसके लिए द एके टॉक के बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके आगे के जर्नी के लिए बहुत सारे फिर से शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए. थैंक यू सो मच.